Great. So we will start. The session is primarily for Shabning. Thank you for everybody who signed up. We also have with us Yusra. I'll introduce her in a bit and you will get to learn more from her. She's currently a Shabning scholar and I really wanted her to join because we worked together. हमने काफी देर साथ काम किया है, and I think that was it. It has been a lovely experience. We were still in touch, so I would love for you to hear directly from a Shabning scholar as well what it was like, experience कैसा था, and everything. Uh, I would just like to introduce myself briefly. So, I'm a development professional and an educational consultant. I have a bachelor's from NUST, and then I did my master's on a Commonwealth Shared Scholarship from University of Warwick. I'm currently doing my PhD as a Dadi Post Scholar in Germany, and I have had experience of working with a lot of passionate individuals like you who want to study abroad, want to fund their education, and want, to get funded for their masters. So that has been my experience. I wouldn't take a lot of time. Here's a little bit about Yusra. Yusra, if you can introduce yourself as well. Uh, uh, Thank you so much, Ramsha. So I'm very excited to share from where we started, and I would like to share my profile and then how I made myself take the decision that I want to do a master's degree, and then from where we started the application, which things have helped me, and after the interview process, and finally I'm here in UK. So, which opportunities that I am availing right now and that are helpful for my career as well. So, as you can see that I am currently doing Masters in Transportation Engineering Planning Management here in Newcastle on Shivling Fully Funded Scholarship. I would like to share my profile. So, my background is basically after doing my FSC, I had a 3 years of gap in my studies. And after that, I did my bachelor's in electrical engineering from लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी. सो अभी इस टाइम पे मैं एक मिथ को चेंज करना चाहती हूँ रमशा. आपको भी पता है जैसे जी. कि मोस्टली लोगों का ये परसेप्शन होता है कि अगर वो लम्ब से पढ़े हैं, नस्ट से पढ़े हैं, या कोई बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, तो सिर्फ शिवनिंग उन्हीं को स्कॉलरशिप देता है. बल्कि मेरी प्रोफाइल से देख के और मेरी फेलियर से, मेरा स्टडी गैप देख के, मैं उन लोगों को स्पेसिफिकली मोटिवेशन देना चाहती हूँ जिनकी प्रोफाइल समहाउ मेरे से सिमिलर है. और बैचलर्स करने के बाद मैंने 6 से 7 मंथ वेट किया जॉब का, एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द डेस्कॉन एज अ प्रपोजल इंजीनियर. और मेरी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 25,000 थी एक फ्रेश ग्रेजुएट पर. एक ईयर मैंने वहां पे काम किया, उसके बाद मुझे ऑरेंज लाइन में जॉब मिल गई. फर्स्ट प्रोजेक्ट था. 3.5 ईयर्स का मेरा वर्क एक्सपीरियंस था. लास्ट ईयर मैंने मई में अपनी जॉब छोड़ी थी और 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट में मैंने काम किया था. ट्रेन कंट्रोलर, मेंटेनेंस इंजीनियर, सेफ्टी. और वो क्या चीज थी जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मैंने तकरीबन 4.5 ईयर्स का मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो अब मुझे क्यों मास्टर्स करने की जरूरत है. मुझे अपनी जॉब के अंदर कहीं ना कुछ फील हो रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ मिसिंग है. मैं इससे बेटर कर सकती हूँ. मुझे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई अच्छा करना है. मैंने पाकिस्तान में भी कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, पर मुझे उनके मॉड्यूल्स देख के मुझे कोई खासा ना मुझे मोटिवेशन नहीं मिला कि नहीं, ये मुझे यहाँ से करना चाहिए. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर से पढ़ूंगी और ट्रेडिशनल यहाँ पे जैसे रोल होता है, मैंने कुछ नया करना है, मैंने कुछ सीखना है. तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, सर्च कर रही थी, तो टेस्टिमोनियल जो होते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा आपके हेल्पफुल थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब डिसाइड करते हैं. और एक जगह मैं वीडियो में कहीं पे मोटिवेशनल स्पीकर की लाइन सुन रही थी जिसके अंदर लिखा हुआ था, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फॉर द लॉन्ग टर्म. तो उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी थे, सेविंग भी थी. और मैंने सोचा कि मैं अगर इस टाइम पे किसी चीज से बोर हो रही हूँ, तो मैं क्यों ना कोई एक्टिविटी ऐसी स्टार्ट कर लूँ. मैंने मल्टीपल एक्टिविटीज स्टार्ट कर ली, जिसमें से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना था. तो हमने स्टार्ट एप्लीकेशन का किया था जुलाई अगस्त में.
और अगस्त में ऐसे हुआ था कि प्रॉपर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि प्रोग्राम मैंने कौन सा चूज करना मास्टर्स का। अगर मेरी बैकग्राउंड देखा जाए, मेरी डिग्री देखी जाए, तो मेरा मास्टर्स था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपने, अगर मेरा सॉरी बैचलर्स था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसमें जरूरी नहीं है कि आपका मास्टर जो है वो भी उसी टॉपिक के साथ, उसी कोर फील्ड के साथ होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके बिल्कुल। इंटरेस्ट पर, आपके करियर गोल पे, और आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक डेवलप हो गया है। तो इसलिए मैंने मास्टर्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्लानिंग मैनेजमेंट में प्रोग्राम चूज किया था। आफ्टर दैट वी डिसाइडेड टू शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन माय गोल्स। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके मॉड्यूल्स क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, मैंने क्या करना है, और कौन कौन से मॉड्यूल्स मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में जब मैं एसेज अपने लिख रही थी, तो हर 15 से 10 से 15 दिन बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर टाइम देती थी, जिसमें 1-2 घंटे की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी। क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी उस टाइम पे, और 9 to 6 जॉब थी, और कभी कभी 9 to 6 से एक्सटेंड होके मेरी 12 आवर्स भी हो जाती थी, और घर पे भी मुझे काम करना होता था। तो सैटरडे संडे ऑफ टाइमिंग होता था, उसके अंदर मैं उसको अपनी एप्लीकेशन को टाइम देती थी। जो मैंने सर्च करनी है, जो मैंने किसी से हेल्प आउट लेनी है, वो मैं करती थी। और अपनी जॉब पे ऐसा होता था कि अगर 9 बजे मेरी स्टार्ट हो रही है, मैं 8 बजे वहां पे पहुंच जाती थी यूजुअली। ये होता था ऑफिस के अंदर, उस टाइम पे बिल्कुल रश नहीं होता था, तो मैं वो टाइम यूटिलाइज करती थी। मेरी एक हैबिट है कि मैं अर्ली मॉर्निंग जो काम करती हूँ ना, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, मेरा फोकस क्लियर होता है, और मैं उसके बारे में पॉइंट्स कहीं ना कहीं, कुछ ना कहीं, मुझे जब भी ट्रैवलिंग में याद आ रहा होता था कि ये एप्लीकेशन में ये लीडरशिप का ऐसे है, ये नेटवर्किंग का ऐसे है, इसको मुझे ऐसे बताया गया था, तो मैं वहां पे अभी मेरे माइंड में ये पॉइंट आया तो मैं ये कर लूँ। और किस चीज के अंदर किस चीज ने रमशा, मैं यहाँ पे ये भी शेयर करना चाहूंगी कि हेल्प की है मुझे, कि मैं अपनी जो एसेस के अंदर जो मैंने प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी, और जो मैंने करियर गोल्स लिखे हुए थे, उनको नैरो डाउन करने के लिए, उन पर मोर फोकस करने के लिए, मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करती थी अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों पे। लाइक माइंडेड पीपल आप ढूंढते हो आपके प्रोफेशनल जॉब के अंदर, कुछ ऐसे लोग बिल्कुल। हैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपके एकेडमिक्स में कोई टीचर हैं जो आपको उससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स बता देते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर। इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, और उसका सोल्यूशन भी देते हैं। तो उसके बाद हम लोगों का ड्राफ्ट काफी, उसके वर्जन शेयर हुए, उसको रिफाइन किया रमशा ने, फिर मैंने सबमिट करवा दिया। और फिर हमने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट किया, जो कि एक सेपरेट प्रोसेस है फंडिंग अप्लाई करने के बाद। और वो हमने किया दिसंबर और जनवरी में, और जनवरी तक मैंने कंप्लीट कर लिया था 3 यूनिवर्सिटीज जो मैंने चूज की थी। बिल्कुल। फिर इंटरव्यू का आ गई ईमेल मुझे ना फरवरी में। तो उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रीड करना शुरू किया, ताकि मुझे पता हो कि मैंने अपनी एप्लीकेशन में क्या लिखा है, और मैंने इंटरव्यू की तैयारी क्या करनी है। और जो एक बड़ा ब्लंडर मैंने किया था, वो रमशा शायद आपको भी पता होगा, कि मुझे मैंने याद है। अपने करियर प्लान वाले ऐसे को स्वैप कर दिया था यूके। और वो पोर्टल में बिल्कुल कंप्लीट क्लियर लिखा हुआ था। और उसके बाद मैंने, मुझे तब तक पता नहीं चला था, मुझे तब तक रियलाइज नहीं हुआ था जब तक मैंने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, कि यार ये मैंने ब्लंडर किया है और स्टिल आई एम सिलेक्टेड। तो या। ये चीज शो करती है कि दे वांट योर स्टोरी, योर सक्सेस स्टोरी, और आपने क्या फेलियर लाइफ में फेस किए हैं, एंड हाउ यू आर एबल टू राइज अप फ्रॉम दो सिचुएशंस। तो इट डजेंट बिल्कुल। मैटर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, क्या किया हुआ है। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की, फिर मैंने जॉब से रिजाइन भी दे दिया। कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से, और मैं उस टाइम पे अच्छी खासी अर्निंग कर रही थी, और मेरे पास कोई और सोर्स नहीं था, ना मुझे कुछ पता था कि मैंने ये करना है। इसके बाद मैं बिल्कुल टोटली ना ब्लैंक थी। फिर इंटरव्यू का रिजल्ट अनाउंस हुआ, ईमेल आई, और मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। खुशी से मैंने कॉल की, रमशा को सबसे पहले बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूं, ऐसे करके। फिर जो एक और क्रूशियल फेज थे, क्योंकि एप्लीकेशन जो प्रोसेस है ना, वो काफी लॉन्ग है। उसमें आपको अपनी कमिटमेंट शो करनी है,
और आपको एक्टिव रहना होता है, ताकि आप जहां जहां पे आपको जरूरत है ना, वहां वहां पे आप अपने एंड पर स्टेप्स लो और उस पर वर्किंग करो। तो आइल्स की मैंने तैयारी की। आइल्स के अंदर हम लोगों ने 10 से 15 दिन रह गए थे। तो मैं रमशा से पूछ रही थी, और मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इतने कम दिन रह गए हैं। मैंने पहली अटेम्प्ट दी, उसके अंदर मेरा रिक्वायर्ड बैंड नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरी अटेम्प्ट के लिए मैंने टोटली 10 दिन अपने आप को लॉक कर दिया था कि यार ये मुझे 1.5 से 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल रही है, इसके बाद मुझे चांस नहीं मिलना। तो अगर 10 दिन में अपने आप को एक बंद करके रख लूं ना, तो फिर भी अ, ये कोई जो है ना, वो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे अगर मिल जाएगी तो मेरे लिए अच्छा है। तो मैंने फिर उसके बाद अटेम्प्ट दी, उसमें हो गया। और फाइनली मैं यहाँ पर यूके आ गई अपने मास्टर्स डिग्री करने के लिए। तो अभी भी इस टाइम पे अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो और आप वहाँ पे देखते हो कि आपको यहाँ पे अलग से सेपरेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आपको जो एजुकेशनल सिस्टम है, आप देखोगे यहाँ पे ट्रेडिशनल वो पाकिस्तानी सिस्टम नहीं होता कि आपने ये सबमिट करवाना है, ये पेपर देना है रिटर्न इतना लंबा। उन्होंने अगर आपकी असेसमेंट रखी हुई है, तो वो उसको 50-30% पर डिवाइड करके करते हैं, जिसके अंदर आपका कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन का पोर्शन होता है, आपकी कोर्स वर्क होते हैं, आपकी असाइनमेंट होती हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं जिनकी सर्टेन परसेंटेज होती है जो आपके फाइनल एग्जाम में काउंट होती है। तो ये इजी भी है, और आप खुद उस पे काम करते हो, तो आप बिल्कुल। क्रिएटिव थोड़ा होते हो। फिर सबसे बड़ी जो मेरे लिए एक चीज थी रमशा, मैंने कभी अकेले चीजें मैनेज नहीं की थी। मुझे हम्म। कुकिंग नहीं आती थी, मैंने कभी अकेले ट्रेवल नहीं किया था। और मैं बीमार भी होगी यहाँ पर आके स्टार्ट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉर्थ साइड पर तकरीबन थोड़ा सा आता है बिल्कुल। ये एरिया। तो मुझे सिकनेस भी हुई है। लेकिन उस उन सब चीजों ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया है। लोगों से बात बिल्कुल। कैसे करनी है, पहले मैं बात करते हुए घबरा जाती थी। और मेरे पे एक ऐसा टाइम भी आया था रमशा, मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था बैचलर्स के लिए। और मैंने हम्म। उस यूनिवर्सिटी को तकरीबन 30 से 40 दिन बाद ना मैंने छोड़ दिया। मैंने घर में आके बैग फेंका। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मैंने नहीं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना, इसमें तो 50 लड़के हैं और 4 लड़की हैं। तो मैं हम्म। लड़कों से तो बात ही नहीं कर सकती। जहां से क्लास से निकलती हूँ ये लड़का आ जाता है। तो उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ऐसे था। और मैं अभी सोचती हूँ उन चीजों को और मुझे हंसी आती है। तो ये हम्म। ग्रोथ का पार्ट होता है। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा इंसान ये कर सकता है, जिसकी लाइफ में फेलियर्स थे और गैप था, और कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स नहीं किया हुआ था, पर मैं पैशनेट थी, मुझे था कि नहीं कुछ करना है। और अभी भी मैं इस टाइम पर भी कुछ ना कुछ और ऑल्टरनेट सर्च कर रही होती हूँ। रमशा को भी पता है कि अभी बिल्कुल। मैं जस्ट स्टडी टूर है एक, जिनीविया इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उनकी 2 वीक्स की इंटर्नशिप है, तो वहां पे मेरी सिलेक्शन हुई है। तो मैं जून में वहां पर इंशाल्लाह जाऊंगी। तो बस ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था। और मेरी मदर एक बिल्कुल। लाइन कहती है रमशा, वो मैं यहाँ पे हम्म। शेयर करना चाहूंगी: गिरना नहीं, गिर के संभलना है जिंदगी। ये फेलियर्स आपकी लाइफ का पार्ट है। बिल्कुल। फेलियर्स करने के बाद, फेस करने के बाद आप क्या स्टेप्स लेते हो, वो आपको डिफाइन करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू युसरा। मैं आपको और भी प्रॉम्प्ट करूंगी जब हम और थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन भी कर रहे होंगे थोड़ी सी शेडनिंग के ऊपर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर बैकग्राउंड, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई थिंक बहुत वैल्यूबल होता है जिसमें आपने कहा कि टेस्टिमोनियल तो नहीं लेकिन किसी से डायरेक्टली सुनना कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उन्होंने उनको क्या चैलेंजेस फेस हुए। बिकॉज ऑफ कोर्स जब एक दफ़ा हो जाता है तो ज़्यादा लोग अपने चैलेंज पे इतनी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ यार मेरी तो एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी तो मेरा हो गया, मेरी तो यूनिवर्सिटी में वो सारा हम्म। बैकग्राउंड बड़ा ना स्मूथ था। बट किसी का भी जर्नी स्मूथ नहीं होता और वो उस चीज़ पे फोकस करना भी ज़रूरी है। यू नो नॉट एवरीबडी हैज़ अ स्मूथ जर्नी बट इट इज़ पॉसिबल टू गेट देयर। सो ओवरऑल अगर एक शेडनिंग का हम ओवरव्यू दें, मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फ्री सेशन, देयर वाज वी डिडंट चार्ज फॉर इट। लेकिन एक चीज़ जिससे मैं बड़ा कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंट होती हूँ वो ये कि पीपल हु आर साइनिंग अप दे डोंट इवन रीड व्हाट द सेशन इज अबाउट। हाफ ऑफ द क्वेरीज दैट वी गॉट वर लाइक एसओपी कैसे करना है, यूएस में क्या होगा। तो सबसे पहली चीज बिफोर यू डू दिस इज यू हैव टू इन्वेस्ट इन द प्रोसेस। एंड इन्वेस्ट डज नॉट मीन जस्ट इन्वेस्टिंग मॉनेटरीली कि यार आप किसी बंदे को पकड़ो उसको पैसे दो उसको को मेरे लिए अप्लाई कर दो। दैट्स नॉट व्हाट हम्म। इन्वेस्टमेंट इज। इन्वेस्टमेंट इज कि यू हैव टू लर्न व्हाट यू आर अप्लाइंग टू।
अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ऑफ कोर्स आपको बाकी लोग हेल्प कर सकते हैं, आपको कंसल्टेंट्स हेल्प कर सकते हैं, आपको कोई मेंटोर, कोई सीनियर, कोई कोई और कोई भी हेल्प कर सकता है जो आपको समझाए बिठा के। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो समझने के में कि व्हाट आर यू अप्लाइंग टू, व्हाट आर देयर गोल्स, व्हाई आर दे गिविंग दिस फंडिंग टू स्टूडेंट्स, तो आप एक लूजिंग एंड पर ही रहोगे। बिकॉज अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई और बताए कि नहीं अच्छा शेवनिंग किस मुल्क के लिए होती है, एवरीबडी हैज इंटरनेट, यू हैव गूगल, शेवनिंग को गूगल करें किस बारे में है, क्या ऑफर कर रही है। उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, या तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो तो मैं कहूँ कि हाँ ठीक है यार इन्फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ढूंढना या जानना। इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू, यू नीड टू पुट इन दी एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोग्राम इज अबाउट, क्योंकि ये हर कोई कर लेते हैं, एसेज अपने अच्छे लिख लेते हैं, ज्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, उनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन वो इस चीज में भी मार खाते हैं कि वो स्कॉलरशिप को नहीं जान पाते, वो स्कॉलरशिप को नहीं रिसर्च करते, वो नहीं देखते कि स्कॉलरशिप किस बारे में है, क्या पूछ रही है। तो दैट इज वन इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेकिंग। अगर हम डिस्कस करेंगे फुली फंडेड का मतलब क्या होता है, फुली फंडेड मीन्स एवरीथिंग इज कवर्ड। आपका ट्यूशन कवर्ड है, आपकी लिविंग कॉस्ट, ट्रैवल, इंश्योरेंस, एडिशनल अलाउंसेस लाइक वार्म क्लोथिंग अलाउंस, कॉन्फ्रेंस की अलाउंस, वो सारा कुछ आपको कवर्ड होता है। दैट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू। तो जो अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। If you feel like you don't have enough money to invest in an international education, you should be aiming for a fully funded scholarship, because fully funded scholarship ensure करेगी कि आपको किस फाइनेंशियली किसी भी चीज का स्ट्रेस ना लेना पड़े। सो दैट इज वन थिंग जो एक आपको प्रोवाइड करता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप। मूविंग ऑन, जिस तरह युस्रा ने भी आपको एक्सप्लेन किया कि हमने किस तरह से स्टार्ट किया, पहले हमने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देखा कि हम किन किन बैकग्राउंड क्या है, वर्क एक्सपीरियंस किस तरह का है, और किस तरह के प्रोग्राम्स को हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट है कि सबसे पहले देखें कि आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल्स कहाँ हैं, किन प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज के साथ वो अलाइन करते हैं। शेवनिंग हैज अ पोर्टल वेर यू कैन फाइंड यूनिवर्सिटीज दैट आर एलिजिबल फॉर शेवनिंग प्रोग्राम्स। फिर उसके अलावा आइल्स बहुत 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 जरूरी है। जिस तरह युसरा ने भी कहा कि उन्होंने एंड पे दिया, एक दफा स्कोर नहीं आया, उस वक्त बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पास बहुत कम टाइम होता है, और फिर उस स्ट्रेस के साथ देना कि यार मेरी स्कॉलरशिप भी ऑन द लाइन है, बिकॉज मेरे साथ भी एक सिमिलर सिचुएशन हुई थी। इवन तो मैंने आइल्स दिया हुआ था, but my IELTS was expiring on 26th September and the course that I had applied to was starting on 1st of October. तो इवन तो मेरा सारा प्रोसेस हो गया, दे अवॉर्डेड मी द स्कॉलरशिप, मुझे कंडीशनल ऑफर अवार्ड भी आ गया। दे सेड कि क्योंकि आपका आइल्स खत्म हो रहा है 6 दिन पहले प्रोग्राम स्टार्ट होने से, तो आपने नया आइल्स देना है। और वॉरिक की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हाई थी आइल्स के लिए, उनको 7.5 से कम नहीं चाहिए था किसी में, ओवरऑल 7.5 से कम नहीं चाहिए था, और 7 कम नहीं चाहिए था किसी से। अब 7 even though ठीक है, I'm confident in what I write and what I speak, but 7 राइटिंग में लेना आइल्स एकेडमिक में अक्सर थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, हमेशा नहीं आता, कभी 6.5 भी आ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था मेरे लिए कि लाइक 6 दिन की वजह से, एक तो वो दिलवाते भी हैं फिर कि नहीं भाई आपका तो एलिजिबल नहीं है, आपको तो दोबारा देना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेस बहुत अनइमेजिनेबल किस्म का होता है कि आपकी स्कॉलरशिप ऑन द लाइन है। बट ये कि वो हो भी जाता है, बट इस सारे स्ट्रेस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अभी आप, why we're doing this session in March for the next year is only so you can prepare ahead, because one of the things that helps you with this is that you prepare ahead. जिस तरह युसरा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमने जुलाई में बात करना शुरू कर दी थी, अगस्त में वी हैड अ प्लान कि हमने क्या करना है। आइडियली मैं रेकमेंड करती हूँ यू हैव टाइम, आप उससे भी पहले शुरू करें, आप जून में काम करना करना शुरू करें। आपको अपना आइल्स लाइंड अप होना चाहिए, आपकी रेफरेंसेस, आपको जो जो चाहिए आप उस पर वर्किंग शुरू कर दें, ताकि आप बाद में जब आपके एक्चुअल, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन में तो नहीं अप्लाई करेंगे, आप और जगह भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो दैट विल, फॉर दैट यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर अप्लाइंग कंसिस्टेंटली एंड यू हैव ऑल ऑफ द प्री रिक्विजिट्स कवर्ड। फिर एक बहुत मेन बेसिक सा क्वेश्चन होता है शेवनिंग में वापस आना है कि नहीं आना होता, वापस आना होता है। मोस्टली हर फुली फंडेड स्कॉलरशिप में जो फुली फंडेड है उसमें वापस आने की रिक्वायरमेंट होती है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स काफी लोग पूछते हैं क्या चाहिए होगा, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, आइल्स चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट और एसओपी आपको यूनिवर्सिटीज के लिए चाहिए। हम ये डिस्कस करेंगे अभी कि शेवनिंग हमसे क्या मांगता है, बट शेवनिंग हमसे एसओपी नहीं मांगता। अब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सेशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि शेवनिंग की एसओपी कैसे लिखते हैं। आई मीन लाइक आई गेट इट, इट्स द स्टार्टिंग, बट अगर आप किसी चीज को
देखना चाह रहे हो, उसको करना चाह रहे हो, तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो आपसे क्या मांग रहे हैं। शेफनिंग आपसे एसओपी नहीं मांगता, शेफनिंग आपसे एसेज मांगता है। एसओपी आप यूनिवर्सिटीज के लिए यूज करते हो। फिर आपको सीवी रिक्वायर्ड होगी, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होंगे, पासपोर्ट या नेशनल आईडी होगा, और स्कॉलरशिप एसेज, उनको हम अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एलिजिबिलिटी है कि जी शेफनिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपका शेफनिंग एलिजिबल कंट्री होना चाहिए। यू नीड टू हैव 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टू अप्लाई। 2 years का मतलब है 2800 आवर्स। अब ये भी होता है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका फुल टाइम एक्सपीरियंस 8 मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है, बाकी वो अपनी इंटर्नशिप्स और वॉलंटियर वर्क को मिला के पूरा करते हैं। तो शेफनिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपका फुल एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल का, तब भी आप अपने पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स, आपने जो भी काम किया हुआ है, पेड है अनपेड है, आप उसको मिला के 2 years कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। आइल्स को हमने डिस्कस कर लिया है कि आइल्स आपको अपने प्रोसेस से काफ़ी पहले देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स को रिक्वायर्ड होता है आइल्स। स्कॉलरशिप्स को नहीं, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि देखें, आपने अपने चांसेस मैक्सिमाइज करने हैं। यू वुडंट बी रिलाइंग ऑन जस्ट वन प्रोग्राम या वन स्कॉलरशिप, एंड हो सकता है एक प्रोग्राम कहे कि ठीक है आप अपना यू डोंट गिव आइल्स, आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हमारे साथ शेयर कर दें, एंड वी विल एडमिट यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। हाउएवर, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज नहीं करेंगी। तो फिर अगर आपने अपना चांस एक्सपैंड करना है तो यही तरीका है कि आप आइल्स को इग्नोर मत करें, उसको डिले मत करें, उसको टाइमली आप दें, ताकि यू कैन बी इन अ गुड पोजिशन एंड यू कैन कवर दैट बिफोर इट गेट्स टू अ स्ट्रेसफुल पॉइंट। वर्क एक्सपीरियंस भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस इट अगेन, बट ये कि आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी शेवनिंग की अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, वर्क एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर्स भी हैं ऑनलाइन। सो ये कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो रिजेक्शन आती है वो इस बेसिस पे आती है कि उन्होंने उनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं पूरा होता, और वो बहुत शॉक होते हैं कि यार हमारा तो था वर्क एक्सपीरियंस, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज उन्होंने कैलकुलेट गलत किया होता है। तो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की बारीकियों में बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है, बिकॉज जो वर्क एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उसको कोई स्क्रूटनी नहीं मिलती। टाइमलाइन भी हमने शेयर कर दी है। एप्लीकेशंस आपकी अर्ली अगस्त में स्टार्ट होती हैं, अर्ली नवंबर में क्लोज होती हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस है, फिर आपको फरवरी के अराउंड इंटरव्यू कॉल्स आती हैं। इस दफ़ा भी इंटरव्यू कॉल्स आ चुकी हैं। फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, और अर्ली जून समझ लें, एंड जुलाई के बीच में आपको फाइनल जो कह लें अवार्ड होता है या फाइनल रिस्पॉन्स है एप्लीकेशन का, वो मिलता है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, द आइडियल टाइम जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने कॉमनवेल्थ, शेवनिंग, एरास्मस, दाद, इस तरह की स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज इन जून। अगर बेशक आपने सितंबर 2026 में जाना है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज इन जून। अगर आप जून में स्टार्ट नहीं कर रहे तो बाकी लोग कर रहे हैं, एंड वो टाइम आप लूज कर रहे हैं। क्योंकि एप्लीकेशन ऐसी नहीं है कि जिस तरह यूसरा, आप भी अपना जरा एक्सपीरियंस बताना कि लाइक कितनी आइटरेशंस लगती हैं। ये नहीं कि एक दफा ऐसे लिख लिया तो वो खत्म हो गया। लाइक हाउ लॉन्ग डिड यू थिंक इट टुक यू, एंड कितना उसमें कह लो बार बार था कि यार अच्छा अब ये ठीक करना है, अब ये ठीक करना है। हाउ डिड दैट गो? मेरे ख्याल में 4 to 5 months ओवरऑल हमें टाइम लगा था एसेस को करने के लिए। और जिसमें स्टार्ट में ये था कि हर एक एसे को अलग से लेके उसके 5-6 एग्जाम्पल्स अच्छी या 6-7 हमने पहले कलेक्ट की थी। उसके बाद हमने नैरो डाउन किया था कि कौन सी ज्यादा इम्पैक्टफुल है और किन किन क्राइटेरियाज के बेस पर हमें ये वाली ऐड करनी चाहिए। और उस पे नैरो डाउन करने के लिए भी वर्किंग और हम लोगों ने की थी। और जिन पॉइंटर्स की बेस पे हम लोगों ने किया था। तो अगर कोई आपके साथ, आप कंपटीशन देखो पाकिस्तान से कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, या ओवरऑल 70, मेरे टाइम पर तो ओवरऑल 70,000 एप्लीकेशन थी ओवरऑल पाकिस्तान के अलावा भी। तो अगर 2% आपने सिलेक्ट करना होता है तो आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम को लेके, और सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल। आपके अलावा भी और हैं। आपको अपनी वीकनेसेस का पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आपको पता है कि ये मेरी वीक साइड है लेकिन मेरी स्ट्रेंथ साइड ये है, तो मुझे इसके अंदर किस तरीके से कोड करना है। बिल्कुल। बिल्कुल, और मतलब कि इससे मुझे एक और चीज़ भी हाईलाइट होती है कि देखें,
मेरे मतलब कि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, जितने जितने लोगों के साथ मैंने खुद भी काम किया है या हम इकट्ठे जिनके साथ काम करते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग होते हैं टैलेंटेड। वो माइंड बनाते हैं, वो मतलब कि वो अगर कंसल्टिंग सर्विस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो होते सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि वो नॉन सीरियस हैं, बट ये अंडरस्टैंड करना कि ये प्रोसेस चैलेंजिंग है और हुँ। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि शायद काफी टाइम के लिए आपकी को बहुत ज्यादा आउटिंग बंद हो जाए, कोई फैमिली टाइम कम हो जाए, आपको और चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आप इसको टाइम दे रहे होगे। वो चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत लोग नहीं कर पाते। क्योंकि देखो, जब अभी हम शुरू में करते हैं ऑन बोर्ड, काफी अभी अभी भी हम अभी भी शेवनिंग के लिए क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव क्लाइंट्स फॉर द नेक्स्ट शेवनिंग। तो अभी सारे बहुत मोटिवेटेड हैं कि मुझे बस आप बताएं क्या करना है, विल डू इट। और फिर जब जैसे ही काम शुरू होता है तो मुझे जवाब आना खत्म हो जाता है। मैं फॉलो अप कर रही हूँ, मैंने टाइमलाइन बनाई हुई है, मैं पूछ रही हूँ, हम डरा भी रहे हैं कि यार क्यों नहीं जवाब आ रहा, कोई इशू है तो बता दो। तो वहां से फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि यार, वहां से मुझे पहले ही क्लिक हो जाता है कि यहाँ पे आगे नहीं होगा काम, क्योंकि इन्होंने एंड पे करना है। और एंड पे ना मैं कुछ बहुत ज्यादा कर सकूंगी, क्योंकि जाहिर है अब आप कुछ मुझे 2 दिन पहले लिख के दे रहे हो, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल पूरा खराब है, इसको स्टार्ट से लिखो। तो मैं कहूंगी हमने इसी को ठीक करना है। बिल्कुल युसरा, आप बताएं। अच्छा रमशा, मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी। जैसे स्टार्ट में तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो 8 to 10 मंथ्स का वो ओवरऑल जो ड्यूरेशन पीरियड है ना, उसके अंदर कमिटेड रहना बहुत जरूरी होता है। लोगों हम्म। को मोस्टली ये परसेप्शन होती है कंसल्टेंट को लेके कि एप्लीकेशन ये मेरी ये खुद लिखेगा और ये बताएगा, जबकि आपको नहीं पता कि ठीक है, अगर आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है वो कोई इशू नहीं है। आप जैसे मेरा प्रोसेस था, या मेरी मैं अगर सिचुएशन लूं, मुझे नहीं पता था कहाँ से मैं स्टार्ट करूं। मैंने हर पॉइंट पर आपको जो है वो कुछ ऐसे भी थे डम क्वेश्चंस, वो भी पूछे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट ले लेके भी बहुत ज्यादा शेयर किए हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो वो आप वॉइस नोट सेंड कर देती थी। पर आपने कभी ये नहीं मुझे कहा कि ये चीज कोई बात नहीं मैं लिख दूंगी। आपने यही कहा है हमेशा उसके अंदर कमेंट ऐड करके, फीडबैक शेयर करके, ये ऐसे नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये नहीं है, इसके अंदर ये चीजें ऐड करनी है। तो वहां से मुझे नैरो डाउन होके चीजें पता लगी हैं पॉइंटर से, कि ये चीजें भी मैं ये माइंडसेट से तो मैं लिख ही नहीं रही थी, ये तो कर ही नहीं रही थी। तो उसके लिए वो जरूरी होती है कि आप टाइम दें और स्पेंड करें और खुद खुद लिखें, आपकी अपनी थॉट्स हो। बेशक आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, चैट जीपीटी से आइडियाज ले रहे हैं, दैट्स फाइन। हम्म। आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं, आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, वहां से आपको आइडिया मिला है, वहां से वो लिखो जरूर। लेकिन आपको इंटरव्यू के टाइम पे ये हेल्प आउट करेगा। इंटरव्यू में मोस्टली लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ इधर उधर से लोगों की हेल्प आउट लेके किया होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रेस आउट होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं जब इंटरव्यू बिल्कुल। अपना देकर आई थी ना, तो मैंने वॉइस नोट 2 से 3 मिनट का रमशा के साथ शेयर किया था, ये हुआ, ये हुआ, ये हम्म। हुआ, ये हुआ, ऐसे ऐसे करके। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, और मैंने एंड पे कहा था रमशा, उन्होंने मुझे एक विजिटिंग कार्ड भी दिया है, ऐसे करके। तो बिल्कुल। वहां से हमें था होपफुल, और साइन भी था कि नहीं ठीक है, पॉजिटिव है। पर स्टिल हमने उसको रखा कि नहीं, अभी भी जो है ना, वो अल्लाह ताला से दुआएं हो रही थी कि या अल्लाह हो जाए, हो जाए, हो जाए, मिल जाए, ऐसे करके था। बिल्कुल 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 ऐसा ही बिल्कुल है। और ऐसा। आपने वो बात बहुत अच्छी पॉइंट आउट की है कि लाइक ये है थोड़ी सी कि लाइक बहुत लोग आते हैं सोच के कि यार, मैं ना भी हिम्मत हो, मुझे कंसल्टेंट कुछ करा देगा। कंसल्टेंट डेफिनेटली कराएगा, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप गायब हो, आपकी आपसे मुझे कमिटमेंट नहीं नजर आ रही, एक मैं किस किस हद तक आपको पुश कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपकी तरफ से मुझे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मुझे ये समझा दे, मुझे ये समझा दे, मुझे पता होगा यार ये क्लाइंट इन्वेस्टेड है, इसने समझना है, इसको और समझाओ, इसमें और इन्वेस्ट करो, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू लर्न। और ये भी बहुत दफा होता है, वो तो मैं कहती हूँ लक है कि मैंने और युसरा ने शेवनिंग पे इकट्ठे काम किया, शेवनिंग पे उनका हो गया। बट अभी भी मतलब कि अभी क्योंकि वो वाला टाइम है जब रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो मेरे बहुत ऐसे सारे क्लाइंट्स हैं जिन जिन स्कॉलरशिप में मैंने उनके साथ काम किया उन पे नहीं हुआ। अभी मुझे कल परसों एक और क्लाइंट का आया कि मैंने आपके साथ दाद पे अप्लाई किया था, उस पे मेरा नहीं हुआ, बट आपने जो मुझे सारा कुछ सिखाया था ना, वो मैंने एक और स्कॉलरशिप है उस पे अप्लाई कर दिया और मेरा हो गया है वहां पे। और एक और पे भी किया, वहां पे मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, तो मैं फिर आपको अपडेट दूंगी। तो ये भी होता है कि प्रोसेस से लर्न करना जरूरी है। अगर आप कंसल्टेंट से एक्सपेक्ट करें कि वो आपका फिक्स कर दे, वो कुछ ना कुछ फिक्स कर देगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट कि मैं आपको कहूँ कि ये मैंने करना ही नहीं है, फिर आप मुझे बहुत पुश करोगे कि आप ही करें, तो मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी, आपको भेज दूंगी कि ये अच्छा है, इसको कर दो सबमिट। बट अगर आप खुद एफर्ट नहीं कर रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सारा जो इंटरनल वर्किंग भी है, आपकी इंटरनल सोल सर्चिंग है, वो भी आपके बिहाफ पे कंसल्टेंट करेगा, फिर आप लर्न नहीं कर रहे। और इस सारे प्रोसेस का पर्पस
मेरे लिए इज नॉट कि मैं आपको एप्लीकेशंस कराऊं, मैं आपको स्कॉलरशिप्स दिलाऊं। ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि स्कॉलरशिप्स पे कैसे काम करते हैं। और वो सिर्फ ये एप्लीकेशन नहीं है, जिस तरह युसरा ने कहा कि उन्होंने एक जिनीवा में इंटर्नशिप है या एक ग्रुप इंटर्नशिप टूर टाइप है, उसके लिए अप्लाई किया। तो अब जब मैं उस पे भी काम कर रही थी तो मुझे पता था कि जो युसरा ने सारी वही इनसाइट्स जो हमें, युसरा को पता है क्या लिखना है, यू नो नाउ यू नो कि मुझे क्या चीजें हाईलाइट करनी है। वो ऐसा स्किल है जो आपको आगे भी जाके काम आता है। और फनी बात है कि लाइक आई नो थोड़ा डिस्कशन ज्यादा हो रही है, बट ये कि जब मैंने अपनी पीएचडी एप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया तो ठीक है, मैं काफी देर से कंसल्टिंग कर रही थी। फिर मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट गाइड खोली और मैंने कहा अच्छा इसके इसके बेसिस पे मैंने अब अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैंने कहा कि यार बहुत शेमफुल बात होगी कि अगर इफ इफ दिस डजंट वर्क। जो मैंने अपने जहन में बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं बड़ा गाइड करती हूँ कि जी इतने इस तरह से आपने करना है। खैर मतलब कि अगेन उसमें बहुत ज्यादा लक भी इन्वॉल्व है, बट दैट वर्कड आउट। तो मेरे लिए वो भी एक वो था कि ठीक है यार, ये प्रोसेस काम करता है। क्योंकि एक दफा तो चलो मैंने किया, जब मास्टर्स में मुझे इतना बहुत ज्यादा नहीं पता था तो बहुत मेरे रॉ आइडियाज थे, मैंने उसको किया एग्जीक्यूट। बट द फैक्ट दैट इट वर्कड आउट कंसिस्टेंटली आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद मैंने हार्वर्ड में कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई किया, आई गॉट देयर। फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। फिर एटलस स्कोर एक फेलोशिप है, यू गेट टू वर्क इन द यूएस फॉर 1.5 year, आई गॉट दैट एज वेल। तो वो सारा जो है ना, ये प्रोसेस सीखने का है। इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन अ वे दैट रेजोनेट्स विद द कमिटी द बेस्ट। एंड अगर वो आप पिक कर लो, वो आपको आगे हर चीज में हेल्प करेगा। एंड अगेन वी वांट कि वो स्कॉलरशिप में ट्रांसफॉर्म हो, बट इट्स ऑल्सो रियलिस्टिक टू अंडरस्टैंड कि वो हमेशा नहीं होगा स्कॉलरशिप में ट्रांसफॉर्म, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज टफ एंड लक प्लेज अ ह्यूज रोल। सो आई नेवर वांट टू से कि बस हमारे साथ आ जाओ तो हम करवा देंगे। मैं कुछ नहीं करा सकती। आई एम जस्ट लाइक आई एम जस्ट अ मेंटोर, दैट्स हाउ आई सी माई सेल्फ। आई डोंट इवन सी माई सेल्फ एज एन एजेंट और अ काउंसलर। आई कांट डू एनीथिंग, आई कैन ओनली गाइड यू। द रेस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, एंड एट द एंड ऑफ द डे लक। तो ये बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करने का। आप क्वेश्चंस अपने बेशक चैट में लिखें, वी विल डेफिनेटली गो ओवर देम। हाउ टू अप्लाई हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। आपने आइडेंटिफाई करने हैं कोर्सेज यूके यूनिवर्सिटीज के, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अलाइन करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे है। वी विल बी अपलोडिंग दिस सेशन ऑन यूट्यूब एज वेल, विल शेयर द लिंक विद एवरीबडी, ताकि आपको बाद में इसको देखना हो तो आप देख सकें। यहाँ पे भी है कि एसेज आपको किस तरह के चाहिए, एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट होगी। अच्छा, अब ये कि हम आप बहुत ज़्यादा डिटेल में एसेज नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज लाइक अ प्रीलिमिनरी सेशन। तो एसेज के लिए हम अक्सर डिटेल में काफ़ी सेशन रखते हैं, लेकिन वो हम जून जुलाई में रखते हैं जब एसेज पे काम होना शुरू हो जाता है। अभी आई नो कि कोई भी एसेज पे अपने एज सच काम नहीं कर रहा, तो उस पर हम इतनी बात नहीं करेंगे। लीडरशिप का ये होता है कि लीडरशिप में सबसे पहला जो मुझे क्वेरी आती है, मेरा तो कोई लीडरशिप एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, दैट इज ओके। बट अक्सर एक्सपीरियंसेस आपको अपने अंदर से निकालने पड़ते हैं, आपको बहुत सोचना पड़ता है बैठ के। फिर ये कि आप अक्सर ये होता है कि दिस दिस कैन ओनली हैपन इफ यू स्टार्ट अर्ली। कि मैं कहती हूँ कि मुझे एक डॉक्यूमेंट में ना अपने 6-7 एक्सपीरियंस लिख के दो, मुझे भेजो, मैं उनको थोड़ा सा स्टडी करती हूँ, मैं उसमें कुछ सजेशन देती हूँ कि कौन से वाले काम कर सकते हैं अगर हम उन पे और काम करें। नॉट एज इट इज, उसको बहुत हमें एम्बेलिश तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन उसमें हमें बहुत अभी एफर्ट करनी पड़ेगी, उसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी जो हमें हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अ गुड पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द कमिटी। तो लीडरशिप में जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है कि आप अंडर प्रेशर काम किया है, आपने कोई टाइट डेडलाइन मैनेज किया, आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया है, आपने और कुछ किया है ऐसा वर्क प्लेस में, वेर यू लेड एन इनिशिएटिव। तो जरूरी नहीं है कि ये उस केस में है कि जी मैं मैनेजर थी, मेरे अंदर 4 लोगों की टीम थी, तो वो सिर्फ लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। लीडरशिप टू शेवनिंग इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, सो इट्स इंपॉर्टेंट। और ये आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? ऑनेस्टली, शेवनिंग की वेबसाइट पे जितने भी ब्लॉग्स हैं, मैंने सारे पढ़े हैं। आई डोंट नो, देयर आर अ लॉट, देयर इन थाउजेंड्स। आई रेड ऑल ऑफ देम बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट डज लीडरशिप मीन टू शेवनिंग। वो लीडरशिप को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो अगर आपने जानना है तो वही है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको जानना है स्कॉलरशिप किस बारे में है। सिमिलरली नेटवर्किंग पे भी वही आता है कि जी नेटवर्किंग क्या होती है, मेरा तो कोई नेटवर्क नहीं है, मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया। नेटवर्किंग में 2 तरह की चीजें आती हैं, आई थिंक सिंपली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि आप किन नेटवर्क्स का पार्ट हो, आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया है उनको, और उन नेटवर्क्स ने आपकी ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट किया है। इसमें ग्रुप्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, आपने कोई मिल के काम किया है, कोई इनिशिएटिव शुरू किया है, आपको किसी ने असिस्ट किया है किसी ग्रुप के थ्रू, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। बट जो नंबर वन चीज है वो इम्पैक्ट हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहे, आपने सिर्फ यह कहा कि आई मेट दिस पर्सन एंड इट वाज ग्रेट,
but you're not highlighting how that relationship transformed your career growth or your professional life, तो वहां पे वो चीज skip हो जाएगी. Again, networking पे भी millions of stuff online for you to understand. इस पे भी मैं यही रेकमेंड करूंगी, स्टार्ट अर्ली, गेट राइट, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, उसमें 10 एग्जांपल्स लिखें नेटवर्किंग की, फिर उस पे उसको आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन करें कि कौन सी हैं जो ये नेटवर्किंग की 6 चीजें वो पूछ रहे हैं सारों पे उतर रही है, और उसको फिर आप उसको डेवलप कर सकते हैं, उस पे ऐड करें, उसको एक्सपैंड करें. फिर एक और चीज बहुत जरूरी कि स्टार अप्रोच यूज करना बहुत जरूरी है. जब आप एग्जांपल्स देते हैं तो बहुत लोग उसमें से चीजें स्किप कर जाते हैं. वो ये नहीं बताते कि उनको उसका रिजल्ट क्या था, वो ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या एक्शंस लिए. टू इंश्योर दैट वो सारा कुछ कवर हो रहा है, स्टार अप्रोच, अगेन गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड. आप पढ़ें, सीखें स्टार अप्रोच क्या है. स्टार अप्रोच से इधर नहीं, हर जगह यूज हो सकती है. और ऑनेस्टली स्टार अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है, शबनी खुद कहता है कि आप स्टार अप्रोच में लिखें. तो देर इज नो रीजन फॉर यू टू राइट इन एनी अदर वे. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने एग्जाम्पल की किस किस एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करना है इन ऑर्डर टू गिव अ कंप्लीट एग्जाम्पल. यहाँ पे एक छोटी सी मैंने एग्जाम्पल ऐड की हुई है. अब इसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल्स हटा दी हैं, बट ये क्लाइंट की है हु एक्चुअली गॉट द शेवनिंग स्कॉलरशिप. तो इसमें बड़ा क्लियरली डिस्क्राइब हुआ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मैंने किया, और ये उसका बैकग्राउंड था, ये मेरे एक्शंस थे, और किस तरह से हमने उसको एग्जीक्यूट किया, और फिर इसका रिजल्ट क्या था, रिजल्ट एंड पे लिखा हुआ है. तो मेक श्योर कि दिस इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर यू टू सी कि स्टार अप्रोच एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट होती है. अच्छा, अब जो मेन सबसे है, आई वुड से जो सबसे मेन ऐसे है, या जो सबसे क्रक्स है मेन आपकी एप्लीकेशन का, वो ये है कि आप ये सारा कुछ क्यों करना चाहते हो. अब इसमें बहुत लोग ना बहुत लीनियर तरीके से सोचते हैं कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट. आपने उससे एक स्टेप पीछे जाना है. जो आई वांट टू डू दिस इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 1 इज व्हाट इज द गैप दैट यूर एड्रेसिंग. जो चीज आप करना चाहते हो वो पाकिस्तान में या विच एवर कंट्री यू बिलोंग टू, what is it addressing in that country, what are the gaps that you've identified in that particular sector. That is your problem statement. Unless and until you identify the problem statement, you can't pitch your goal. Because if you present something and it's really interesting but they don't understand the need behind that, so it will not be a very interesting goal for them. They'll feel like, okay, this is interesting, but we don't know why it's relevant to Pakistan. So you have to really build your case. And to build your case, again, यूसरा ने कहा चैट जीपीटी आप रिसर्च के लिए यूज करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज करें, बट अगर आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना कि ये क्यों करना है, अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे उसके ऊपर, आप पेपर्स नहीं पढ़ रहे, आप आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे, आप इंडस्ट्री में लोगों से बात नहीं कर रहे उस फीलिंग को क्लियर करने के लिए, तो फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका जो है ना गोल शेकी हो जाएगा. और गोल पे फेथ होना बहुत जरूरी है. द गोल नीड्स टू बी रॉक सॉलिड. बिकॉज अगेन आपने इंटरव्यू में भी वो डिफेंड करना है, आपने एसेज में भी वो डिफेंड करना है, एंड दैट इज वेयर उसी से उनको आपकी कैपेबिलिटी, आपके विजन का आइडिया होगा. फिर एंड पे जिस तरह डिस्क्राइब हुआ है कि आपने अपने गोल को डिवाइड करके बताना भी है कि वो कैसे होगा. नॉट ये कि आई वांट टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम, how will that system be implemented, what kind of research will be done, what kind of policy work will be done, what kind of advocacy will you be doing. You need to figure all of that out, and again, figuring all of that out takes time. This isn't an essay that you can write, you can write and share with me in 10 days, because I know it's not going to happen. This will take a lot of energy and a lot of effort for you to figure out and for you to come up with a feasible plan. Because it could be that your plan is amazing, it's like Nobel Prize winning plan, but it's not feasible. Or they think you're not the best person to execute it, so it needs to be aligned with everything that you've done up till that point. So वो भी बहुत जरूरी है. युसरा, आप थोड़ा सा बताएंगे अपने करियर गोल्स के ऊपर, किस तरह से क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, किस तरह कितना सोचा, कितनी एफर्ट की पढ़ने में, समझने में. एक तो रियलिस्टिकली मैंने वो चीजें देखी थी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या गैप है. अगर हमारे पास एक इस टाइम पे मेट्रो लाइन है, तो वो भी हमारी पूरी सिटी में पूरा कवर नहीं एरिया कर रही, और जी. बाकी सिटीज में तो ऑब्वियसली वो है ही नहीं है. फिर उसके अलावा भी जो हमारी मेट्रो लाइन है, जैसे यहाँ पर आके मैंने वो चीज प्रैक्टिकली देखी भी है कि यहाँ पे हर एक सर्विस आपकी, चाहे मेट्रो की है, वो बस के साथ डायरेक्टली लिंक है. वो आगे से आपके साथ डायरेक्टली किसी मेट्रो स्टेशन के साथ लिंक है. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ट्रेंड है, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है. अगर आपके पास है नहीं है ऐसे फंडिंग फंडिंग के सोर्सेज, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव वेज देख सकते हो.
तो उसके अंदर करियर प्लान्स के अंदर मैंने जो जो मुझे प्रॉब्लम्स नजर आई थी ना, और जो मेरा एक्चुअली में दिल करता था अपनी जॉब्स की जेडीज को देके कि इसके अंदर ये क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है, कौन से इंस्टीट्यूट हेल्प आउट कर सकते हैं, कहाँ से फंडिंग हम ले सकते हैं, किन चीजों को किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो वही सारी प्रॉब्लम्स मैंने अपने गोल्स के साथ लिंक करके उनका सोल्यूशन लिखा था और उनको एड्रेस कर दिया था, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइड करके मैंने उनको ईयर्स पे कर दिया था, जैसे आपने बताया था। और एक और चीज रमशा, मैं यहाँ पे सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आपको तब तक नहीं इस स्कॉलरशिप के वर्थ की रियलाइजेशन होती जब तक आप की प्री डिपार्चर सेरेमनी वहां पे पाकिस्तान में नहीं होती। जो जब आपको ये फील करवाया जाता है कि आप वो 2% स्टूडेंट है, आप वो पूरे पाकिस्तान में से 40 स्टूडेंट्स हैं या 38 स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। और फिर जब आप यहाँ पे यूके में आते हो तो यहाँ पे भी एक शिवनिंग की ओरिएंटेशन होती है, जहाँ पे वो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। और एक ये मेरे पास अभी कार्ड था जो उन्होंने दिया है, तो मैं यहाँ पे शो करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ में वही चीजें हैं, जब किसी को आप करते हुए देखते हो ना, तो आपका दिल करता है यार ये चीज मैंने भी लेनी है, इसके लिए मैंने भी एफर्ट करनी है। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो जब तक आप खुद नहीं देखते, किसी कंपनी में टूर के लिए, इंटर्नशिप के लिए नहीं जाते, वहां की चीजें देखते हो कि यहाँ पे ये सिस्टम ऐसा है, ये काम ऐसे हो रहा है, मैंने इस कंपनी में जाना है, यहाँ पे तो बहुत करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर आप मेहनत स्टार्ट करना शुरू करते हो। तो ये मैंने आपको एक शिवलिंग कार्ड इसलिए दिखाया है कि ये वाकई में अभी मैं चीजें कुछ पॉइंट्स देख रही थी, लिख रही थी, निकाल रही थी, और ये मैंने एक बैच भी लगाया हुआ है इसी वजह से कि शिवलिंग का आपको शो कराऊं। जरूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हो जाए, कुछ हम्म। ना कहीं गैप्स की वजह से लैग कर रही होगी, लेकिन उसको आप नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। यस। और या मैं एक और चीज़ करियर गोल्स में कवर करना चाहूंगी कि देखिए, एक होता है बेसिस जो आपके जहन में पहला आइडिया आता है, वो आइडिया ठीक है, बट आप उस आइडिया के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जहन में सबसे पहला आता है जेंडर, और दूसरा आता है एजुकेशन, और फिर हेल्थ, और उसमें लेकिन कोई डेप्थ नहीं होती कि मेरी एजुकेशन ठीक करनी है पाकिस्तान में, हेल्थ सिस्टम ठीक करना है, जेंडर एम्पावरमेंट पे काम करना है। दैट्स नॉट इनफ। शेफिंग बहुत एडवांस हो गया है इस फील्ड में, और बहुत काम हो गया। यू नीड टू बी रियली रियली स्पेसिफिक विद व्हाट यू पिचिंग। तो इवन विद ट्रांसपोर्ट, मतलब कि हमने ये नहीं कहा कि भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने इम्प्रूव करना है, हमने बहुत डेप्थ में देखा कि यार उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली अगर हम किसी शहर की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, उन स्पेसिफिक चैलेंजेस के ऊपर किस तरह से काम करें। मैंने इंक्लूसिविटी की आई गेस बात की थी थोड़ी सी, कि वो किस तरह से इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, और उसका बहुत स्पेसिफिक एनेक्डोट्स के साथ उसको डिस्क्राइब किया था कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ डिड वी गेट टू दिस पॉइंट। वो सारा कुछ लिंक था पीछे से भी, तो वो बहुत जरूरी है। वाई यूके, अगेन आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। वो आपने 3 यूनिवर्सिटीज अपनी डिस्क्राइब करनी है। इसमें आपने बहुत क्लियर रहना है कि आपने ये नहीं कहना यूके सबसे अच्छी जगह है, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसका प्रैक्टिस और थ्योरी का बहुत अच्छा ब्लेंड है। प्लीज इस तरह की बातें ना लिखें अपने एसेज में। डिस्क्राइब करें आपको कोर्स के बारे में क्या अच्छा लगता है, आपको एक्चुअल में कोर्स से क्या लर्न करेंगे, आपको कैसे आपके गोल में हेल्प करेगा। दैट इज द एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव टू डेवलप, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू शेयर विद देम। अगर आप सिर्फ तारीफों के पुल बांध देंगे, वो उनको पता है, उनको पता है यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं और वो सारे कर रहे होते हैं, तो आपका ये वाला पूरा ऐसे जीरो हो जाएगा। तो आपने स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करना है कि उस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है, कौन से प्रोफेसर्स, कौन से मॉड्यूल्स, कौन से क्लब्स जो आपके गोल में हेल्प करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अबाउट द गोल। अगर आप उसको बैक नहीं कर पा रहे, उसके बारे में आपका पैशन नहीं नजर आ रहा, तो वो उनको बड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा। अच्छा युसरा, हमने काफी कुछ तो इसमें से डिस्कस कर लिया है। आपने काफी कुछ हमें बता भी दिया है। आई वुड लाइक टू नो प्राइमरली योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अस, हाउ वाज दैट हेल्पफुल, बिकॉज मतलब कि मैं खुद भी, मुझे पता है कि जब अप्लाई करना होता है तो, और बंदा साथ काम कर रहा हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर अकाउंटेबल रहना, अपनी डेडलाइंस, इंटरनल डेडलाइंस को मीट करना, हाउ डिड दैट हेल्प, वो किस तरह से हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। और आगे के बारे में लाइक अगर कुछ और आप शेयर करना चाहते हो अपनी एक्सपीरियंस के बारे में। वैसे तो आपने बहुत मोटिवेट कर दिया है सबको, एंड पर्टिकुलरली मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि लाइक वी नो कि ठीक है, सारी स्कॉलरशिप्स प्रेस्टिजियस हैं, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज, आपका अच्छा बैकग्राउंड हो, तो आप नेचुरली थोड़ा सा आपको एज मिलता है। दैट इज ट्रू, बिकॉज यू हैव लिटिल बिट मोर नॉलेज, आपको पहले से पता है। हो सकता है व्हेन व्हेन आई ग्रेजुएटेड, इवन दो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नास, मुझे बड़ी देर तक
ना कॉमनवेल्थ का समझ ही नहीं आता था कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, बिकॉज इट वाज सो कंफ्यूजिंग। बट हो सकता है कि कोई और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अलमनाई बहुत ज्यादा है या आपके प्रोफेसर हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आपको पहले से गाइड करना शुरू कर दें, तो आपको एज मिलता है फॉर श्योर। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। बट अगर आप ओवरऑल रमशास कंसल्टिंग के साथ भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं और आगे का बताएं, अब आप क्या प्लान कर रही हैं। थैंक यू सो मच रमशा। अभी जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी ना, वो पेमेंट मेथड था, और वो पेमेंट का पूरा सिस्टम था जो इंस्टॉलमेंट में था। अ, वो के जो कि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जॉब नहीं कर रहे, या जिनके पास है सोर्सेस लेकिन इतना नहीं है कि वो ऑल ऑफ सडन पूरी अमाउंट ना फुल पेमेंट कर लें, तो ये जो चीज बिल्कुल। मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि ये मेरे लिए बहुत इजी है कि पे करना इतनी अमाउंट ना डिवाइड करके मंथ्स के अंदर। तो आप की एक ये चीज मुझे अच्छी लगी थी। दूसरी ये थी कि जो फॉलो अप कॉन्टिन्यूसली, और जो एक चीज थी जिसने मुझे सिखाया है कि इसके अंदर मैं नहीं लिख के दूंगी, मैं वो चीजें बता दूंगी कि ये करना है, आप ऐसे ऐसे कर सकती हो, उस चीज ने मुझे हेल्प आउट किया है। और ओवरऑल जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, किसी चीज का आइडिया नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटीज कैसे शॉर्टलिस्ट करूं, मैं अपने प्रोग्राम कैसे शॉर्टलिस्ट करूं। मैंने स्टार्ट में मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने सिर्फ सीवी शेयर की थी। तो उसके बाद आपने हम्म। मुझे ना थोड़ा करके समराइज बताया था कि अच्छा ये आपने किया हुआ है, जो कि मुझे उस टाइम पे खुद नहीं पता था कि मैं कौन सा हम्म। प्रोग्राम चूज करूं, कौन सा करूं ना। और इंटरव्यू में भी काफी मुझे हेल्प आउट हुई है। अभी जैसे आपने नेटवर्किंग पे बात की है और करियर प्लान्स पे बात की है, अभी भी जब जेनेविया का मैंने दिया था इंटरव्यू ना, तो वहां पे हम्म। मुझसे पैनल ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट स्किल्स यू आर थिंकिंग दैट यू वुड लाइक टू टेक फ्रॉम दिस प्रोग्राम। तो मैंने वहां पे काफी चीजें मेंशन की ना, और एंड पे मैंने की मेंशन ना नेटवर्किंग स्किल्स। तो उस पर उसने मुझे रिप्लाई किया कि दैट्स व्हाट वी वांट टू हर्ड फ्रॉम यू, के नेटवर्किंग। तो अभी आपने नेटवर्किंग पे बात की, मुझे अंदाजा है कि नेटवर्किंग सिर्फ शिवनिंग के लिए नहीं, बल्कि आपकी बहुत सी और चीजों के लिए भी आपको इस प्रोसेस से पूरा लर्न करने को मिलता है। और आपको बिल्कुल। अंदर की इनसाइट्स अपनी पता चलती हैं कि अच्छा, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि मेरे अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी भी है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ से आई है, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ से आई है, चाहे वो मेरी बिल्कुल। एकेडमिक लाइफ से आई है। फिर लास्ट में ये था कि एक और चीज मैंने मेंशन करनी थी कि जो ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर जो आपको मैंने फ्यूचर में भी करना है, कि मैं सोच रही हूँ अभी पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई करना है, और उसके लिए मैंने रमशा को बोला भी हुआ है कि अगर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मैं इस टाइम पे कर सकती हूँ वो बताना। बिल्कुल। और जो मैंने पैकेज उस टाइम पे दिया था ना, वो 2 फुली फंडेड स्कॉलरशिप का लिया था। आपको हमेशा से अपने लिए ऑप्शन ज्यादा रखनी चाहिए, कि अगर एक में ना हो तो दूसरे में हो जाए। मैंने कॉमनवेल्थ शेड में भी अप्लाई किया था, मैंने शिवनिंग में भी अप्लाई किया था, और मैंने पहली मर्तबा ही अप्लाई किया था। इससे पहले मैंने किसी भी एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं किया था। तो शिवनिंग में मेरी सिलेक्शन होगी। मुझे सबसे ज्यादा शिवनिंग से भी ज्यादा कॉमनवेल्थ शेड के लिए मैं होपफुल और पॉजिटिव थी कि ये मुझे मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिली, मुझे ये मिल गई है। तो आपके चांसेस किसी स्कॉलरशिप को सिक्योर करने के लिए ज्यादा हो जाते हैं। एफर्ट तो आप कर रहे हो, आपने शिवनिंग के लिए किया है, कुछ चीजें बिल्कुल। चेंज करके उसके अंदर आपको जो है वो हेल्प आउट हो जाएगी। तो क्यों ना आप दो के लिए, मुझे ये उस टाइम पे मेरा माइंडसेट था कि मैं मैक्सिमम के लिए अप्लाई करूं, अगर एक से फेलियर होगी तो एटलीस्ट दूसरे से तो मुझे हो जाएगी ना। बिल्कुल। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच यूसरा फॉर एवरीथिंग दैट यू शेयर्ड विद अस। वेलकम। मैं हम एक दफ़ा क्वेश्चंस थोड़े से गो थ्रू कर लेते हैं। दिस इज आई जस्ट पुट ऑन द स्क्रीन ऑन द काइंड ऑफ स्टफ दैट वी डूइंग राइट नाउ। हम वन ऑन वन सेशंस भी कर रहे हैं, आपकी पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज, आपकी जो बैकग्राउंड है उससे अलाइन करने के लिए क्या स्कॉलरशिप्स हैं, किस तरह से उन पे अप्लाई करना है। ऐसे रिव्यूज भी कर रहे हैं। वी आल्सो डूइंग एंड टू एंड असिस्टेंस, जिस तरह युसरा ने ली के लाइक एक 8-10 मंथ का प्रोसेस, जिसमें हम दो या जितनी भी स्कॉलरशिप्स आप चूज करते हो उस पर इकट्ठे अप्लाई करें। उसमें ये कि हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है, एंड आई फील लाइक टाइम इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग एट दिस पॉइंट, कि आपके पास अभी टाइम इफ इट्स ऑन योर साइड, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन योर एप्लीकेशन। तो वो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगी। अगर हम क्वेश्चंस थोड़े से आंसर करें, टोफल कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट, बट नॉट ऑल यूके यूनिवर्सिटीज or European universities accept TOEFL. IELTS academic is usually accepted more widely.
वाइडली, तो वो मैं रिकमेंड करूँगी। जी, जो शेवनिंग का मास्टर्स है 1 ईयर का होता है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में शेवनिंग वैसे तो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है, यू कांट टेक डिपेंडेंट्स अलोंग, बट शेवनिंग और कॉमनवेल्थ में आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं। दैट्स ओनली फॉर शेवनिंग एंड कॉमनवेल्थ। कुछ लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस भी बताया है दैट दे अप्लाइड, दे डिड नॉट गेट इन। मैं ये कहूंगी कि प्लीज दोबारा अप्लाई करें। एक दफा अप्लाई करने में अक्सर नहीं होता। मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स आर अप्लाइंग फॉर द सेकंड और थर्ड टाइम। तो वो आपको अपने आप को वो चांस देना है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आपने ज़रूर अप्लाई करना है। आपका 2800 का वर्क एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। गैप ईयर बिल्कुल भी आपकी एप्लीकेशन को नहीं इम्पैक्ट करता। और एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स आपने प्रोफेशनल देनी है, बिकॉज शेवनिंग इज अ प्रोफेशनल स्कॉलरशिप, इट्स नॉट एन एकेडमिक। कह लो कि वो आप अपने स्कूल की बातें बता रहे हैं कि जिस स्कूल में मैंने ये क्लब शुरू किया था, वो आपसे प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं। आइडियली मैं यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल्स भी इतनी रिकमेंड नहीं करती। अगर है तो एक एग्जाम्पल इन essay is fine. You can apply for a double masters as well. A lot of our clients have already done their masters from Pakistan and they get another one from UK as well. CGPA बैटर करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता। इस दफ़ा 2.9 वाले भी हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, 3.9 वाले भी हैं। सो आई वुडंट से कि ओके CGPA इतना आ गया है तो बस अब आप बैठ जाएं और छोड़ दें इसको। ऐसा नहीं है, आप ट्राई करें, बिकॉज देर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी for you to get selected. I would say that the least I've seen it get done is around 2.9. 2.9 से नहीं मैंने नीचे कभी देखा, but again you never know. um, उसके अलावा एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। एज की कोई लिमिट नहीं है शेवनिंग में। मैंने बहुत सीनियर क्लाइंट्स भी हमारे हैं और बहुत बिल्कुल फ्रेश ग्रेड्स भी होते हैं, वो भी जाते हैं। वीजा प्रोसेस का मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। वीजा प्रोसेस क्वेश्चन मार्क इज अ वेरी वेग क्वेश्चन, आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दैट। वर्किंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्टडीज भी काउंट करता है, and you can apply as many times as you like. So there is no specific requirement कि आपने सिर्फ इतनी दफा अप्लाई करना है। आप जितना मर्जी दफा अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। So yeah, I think that's the end of our session. We'll be sharing this with everybody on YouTube as well. तो अगर आप देखना चाहें दोबारा सेशन तो आप definitely देखें। और I would love to hear feedback from you guys. अगर आप शेयर करें, आपको युसरा से कोई और क्वेश्चन है, आप प्लीज आप उनको हमारे साथ शेयर करें। We will definitely share them with Yusra and we hope that she will respond to them as well. Or yeah, thank you so much. It was lovely talking to all of you and I hope that आप सब जल्दी अपना काम शुरू करें, because that is super important. I don't say आप हमारे साथ काम करें, that's perfectly okay, खुद करें अपनी एप्लीकेशन, बट जून से लेट नहीं करना। जून में आपने बैठ के अपनी एप्लीकेशन पे काम करना शुरू कर देना है। युसरा, you would like to say a few और जी words? जी रमशा, एक और चीज मैं अपनी पर्सनली शेयर करना चाहूंगी कि स्टार्ट से पहले मैंने एक और भी काउंसलर को अप्रोच किया था। और उस टाइम पे क्योंकि आपको पता नहीं होता कि जो आप पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो क्या उसके साथ इन्वेस्ट करके वाकई में मीनिंगफुल है कि नहीं है। वो बड़ा क्यूरियस आप होते हो उस टाइम पे, और आप बड़े फ्यूरफुल भी होते हो, यार ये ना हो कि इतने पैसे देने के बाद मेरे वेस्ट हो जाएं। तो आपको अप्रोच करने से पहले मैंने एक और काउंसलर को किया था, और उस टाइम पे मैं उनसे इनिशियल कंसल्टेशन के लिए पूछ रही थी। और जो उन्होंने अमाउंट शेयर की थी ना, वो मेरे ख्याल में आपकी जो अभी इस टाइम पे अमाउंट चल रही है ना, उसको मैं 5 टाइम्स या 6 टाइम कर लूँ ना, तो वो थी। तो वो मैंने उस टाइम पे उनसे ना बहुत हम्बली रिक्वेस्ट की थी कि ये बहुत ज्यादा है। आप ना मुझे स्टार्ट में इनिशियली मैं जब आपके साथ चीजें अपनी शेयर करूंगी ना, तो आप देख के उसके बाद ना मैं डिसाइड कर लूंगी, और आपकी टोटल अमाउंट जो है ना, फिर मुझे लगेगा कि वाकई में करने वाली है तो मैं कर लूंगी। लेकिन स्टार्ट में इनिशियली तो आप थोड़ा सा ऐसे रखें ना। तो उस टाइम पे उन्होंने बड़ा क्लियरली ना मेरी प्रोफाइल और सीवी देख के कहा, तुम्हारे ये चीजें हैं, तुम्हारा ये गैप है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें नहीं पता कि मैं इस तरीके से करती हूँ। और वो एक चीज डिस्करेजिंग थी मेरे लिए कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो स्टार्ट में ही आपकी नेगेटिविटीज आपको काउंट करके बता रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था आइडिया कि नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा दे के ही मुझे वो चीज मिले। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। उसके बाद फिर सारा प्रोसेस हुआ, और जो होता है अल्लाह ताला बेहतरी के लिए करता है, तो बस मैं ये करूंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच युसरा। इट वाज वेलकम। लवली टॉकिंग टू यू, इट वाज लवली वर्किंग विद यू। बड़ा अच्छा लगता है कि we're still in touch और we will remain in touch for future opportunities as well. And inshallah hope to see you soon. Thank you everybody. Thank थैंक you यू for सो मच, joining in. और बेस्ट ऑफ विशेस फॉर एवरीवन। थैंक यू। Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।